टू दिस चैनल। आई होप सो यू आर डूइंग वेल। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फाइलम एस्कीहेलमिंथिस। आपको हेडिंग लगाना है फाइलम एस्कीहेलमिंथिस। अब फाइलम एस्कीहेलमिंथिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, फाइलम प्लेटिहेलमिंथिस का दूसरा नाम क्या है? फ्लैटवर्म, सबको याद आ रहा है। फाइलम सीलेंट्रेटा का दूसरा नाम क्या था? निडेरियंस। क्यों था? क्योंकि उनके पास नीडोब्लास्ट सेल्स थे। इतनी चीजें तो क्लियर हो रही है। अब इस फाइलम को स्टार्ट करने से पहले इसको भी हम लोग सेम तरीके से करेंगे। पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सिमेट्री कैसा है, जैसे हमने प्रीवियस सारे फाइलम्स को कंप्लीट करते हैं सेम उसी पैटर्न पे जाएगा। उसके बाद इसके फिजियोलॉजी पे आएंगे, अगर डायग्राम्स होगा तो डायग्राम्स बनाएंगे और एग्जांपल्स करेंगे एंड लास्ट में एनसीईआरटी करेंगे। इतनी चीजें हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं एग्जाम्पल्स को। क्लियर? एग्जाम्पल्स आप याद नहीं कर पाओगे, इतनी जल्दी आप यूज टू नहीं हो पाते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ हद तक याद होने लगते हैं बार बार रिवाइज करने पे, लेकिन एग्जाम्पल्स पोच हो जाता है ना, बार बार भूलने लग जाते हो, हमेशा माइंड से वैनिश हो जाएगा ये एग्जाम्पल्स कौन सा था। तो आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा, डेली लिख लिख के याद करना होगा। तो हम लोग याद करते हैं फाइलम पोरीफेरा, उसमें कितने एग्जाम्पल्स थे? 3 थे। यूस्पोंजिया, स्पॉन्जिला, साइकॉन, 3 एग्जाम्पल्स थे। फाइलम टीनोफोरा, इसमें कितने एग्जाम्पल्स थे? टीनोफोरा में सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स थे, टीनोप्लाना एंड प्लूरोब्रेकिया। क्लियर है? इसके बाद फाइलम सीलेंट्रेटा जिसको निडेरिया बोलते हो, उसके कितने एग्जाम्पल्स थे? तो उसमें हाइड्रा, ऑरेलिया, अडेम्शिया, पेनिनट्यूला, गर्गोनिया, मेड्रीना एंड ओबेलिया। क्लियर? इतने सारे एग्जाम्पल्स थे विद कॉमन नेम्स आपको याद करना है। फाइलम प्लेटिहेलमिंथिस में कितने एग्जाम्पल्स थे? तो टीनिया, फेसियोला एंड डुगेशिया। डुगेशिया का कॉमन नेम क्या था? प्लेनेरिया, है ना। उसके पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट रीजनरेशन पावर था। तो अभी तक तो हम लोग स्टार्ट भी नहीं किया, अभी तक तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कुछ ना कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करके तब स्टार्ट करते हैं हमेशा। आपको अभी तक पता लग गया हुआ है ना। अब बात करते हैं पहले जैसे सब में आगे करते चल रहे हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हेडिंग लगाना है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें 8 कैरेक्टरिस्टिक्स है सेम। आपको हैबिटेट छोड़ के बाकी कैरेक्टर्स खुद से फिल करने हैं, फिर मेरे साथ चेक करना है कि सही है कि गलत है ना। इतनी चीजें आप करते चलोगे। हैबिटेट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जॉब लेयर, ये सारे फाइल्स में आपको ऐसे ही पढ़ना है, इसी ऑर्डर में पढ़ना है ना। उसके बाद आता है नोटोकॉड, सेगमेंटेशन, सिमेट्री, बॉडी प्लान एंड लास्ट दैट इज सीलोम। अब यहाँ पे आप खुद से इसको फिल करिए। आई होप आपने इसको फिल कर लिया है। चलिए अब मेरे से मैच कीजिए। हैबिटेट को पहले रहने देते हैं, बाकी चीजों को फिल करते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गन सिस्टम था, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा क्यों ऑर्गन सिस्टम था, है ना। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इस टॉपिक में पूरा रोल आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन टॉपिक ही रोल प्ले करेगा, है ना। मैं इसमें अभी कोई रोल प्ले नहीं कर रही। जॉब लेयर्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनके पास 3 जॉब लेयर्स था, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। नोटोकॉड तो था ही नहीं, अभी तक नोटोकॉड की तो बात ही नहीं की हमने। सेगमेंटेशन का भी बात नहीं करा, है ना। सिमेट्री कैसा था? तो सिमेट्री बाइलेटरल था। अब बाइलेटरल सिमेट्री का तो किसी को मतलब नहीं पता है, ऐसा तो नहीं है ना कोई स्टूडेंट जिसको बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब ना पता हो। बाइलेटरल यानी कि सेम इक्वल पार्ट्स में 2 चीजों का डिवीजन होना, है ना। 2 पार्ट्स में बट इक्वल, है ना। एक सेंट्रल एक्सिस होगी, उससे डिवाइड करोगे तो सिर्फ 2 पार्ट्स में ही बच सकते हैं, है ना। ऐसा कोई पार्ट नहीं होगा जैसे तीसरी बार भी अगर डिवाइड करना चाहो तो इक्वल पार्ट्स में बच जाए, ऐसा नहीं होगा, है ना। चलिए उसके बाद आते हैं बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब। यहां से ट्यूब विद इन ट्यूब आना स्टार्ट हो गया है ना।
उसके बाद सीलोम की बात करते हैं, तो सीलोम इसका कैसा था ये आप बताओ पहले। क्या इसमें एसिलोमेट्स एनिमल थे कि यूसिलोमेट्स थे? बताओ, एसिलोमेट्स थे कि यूसिलोमेट्स थे? इनमें ना तो एसिलोमेट्स थे और ना तो यूसिलोमेट्स थे, इनमें थे स्यूडोसिलोमेट्स। क्या थे? स्यूडोसिलोम प्रेजेंट्स। इतनी चीजें क्लियर हो गई? अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? मैं मान के चल रही हूँ आपको सब कुछ क्लियर है। अब हैबिटेट पे आते हैं। हैबिटेट ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, यानी कि इनका हैबिटेट ये जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। ये पैरासाइट्स भी हो सकते हैं और फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। क्या लिखेंगे? एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। इतनी चीजें क्लियर है? अब एस्कीहेलमिंथिस का दूसरा नाम क्या है? प्लैटीहेलमिंथिस को जैसा मैंने आपको बोला फ्लैटवर्म्स बोलते हैं, एस्कीहेलमिंथिस के फाइलम को बोलते हैं राउंडवॉर्म्स। अब बात आती है राउंडवॉर्म्स क्यों बोलते हैं? तो देखो, जब इनके क्रॉस सेक्शन को आप कट करोगे, जैसे मान लो मैंने एक ऑर्गेनिज्म इस फाइलम को उठा लिए और उसको क्या करा? कट करा। अभी मैं एग्जांपल्स नहीं बता रही हूँ क्योंकि अभी मुझे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है ना। लास्ट में जब एग्जांपल बताऊंगी तो एक बार और इस कंसेप्ट को मैं आपको समझा दूंगी। तो ऑर्गेनिज्म को लेके उसको जब कट करोगे तो उसको जो सेक्शन दिखेगा आपको, तो सेक्शन राउंड दिखेगा, है ना? राउंड सेक्शन दिखेगा उसको कट करने के बाद। तो इसीलिए इनका दूसरा नाम राउंड वॉर्म्स भी होता है। क्या होता है? राउंड वॉर्म्स। इतनी चीजों को फटाफट नोट डाउन करना है। फिर आते हैं हम लोग फिजियोलॉजी में। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसा कि अपने प्रीवियस फाइल से करते आए सेम उसी चीजों को फॉलो करेंगे। आई होप आपने इसको लिख लिया है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब आते हैं फिजियोलॉजी पे। आपको हेडिंग लगाना है फिजियोलॉजी। हमने एक चीज यहाँ पे आपको बताया था बट लिखवाया नहीं है, आपको यहाँ लिख लेना है। दे कैन बी, ये मैंने आपको बता रखा है, दे कैन बी फ्री लिविंग और पैरासाइट्स। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पैरासाइट्स अगर होंगे तो सिर्फ एनिमल्स में भी होंगे या सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पे भी होंगे। ये एनिमल या प्लांट्स दोनों में से किसी पे भी हो सकती है पैरासाइट्स, ऐसा कोई इनका फिक्स नहीं है। ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे, दे कैन बी पैरासाइट्स ऑन बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। इतनी चीजें क्लियर है? ये एनसीईआरटी में दी गई है आपको, है ना? अब आते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस फाइल में भी आपको इसी पैटर्न में लेके गई थी, डाइजेस्टिव सिस्टम। इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि इसका मतलब क्या है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब बता दें। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का है मतलब है इनके पास एक मस्कुलर फैरिंक्स होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, सब कुछ एक प्रॉपर सिस्टम की तरह होगा। यानी कि इनके पास दो ओपनिंग होंगे, एक अंदर से खाना जाएगा बाहर से माउथ से, एंड जो फीचर है वेस्ट प्रोडक्ट है वो अनदर ओपनिंग से रिलीज आउट होगा। तो इनके पास दो सेपरेट ओपनिंग्स प्रेजेंट है। इसी का मतलब क्या होता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर? इनका डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सबको पता है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट है। दो चीजें हमने जान लिया अभी तक। इसके अलावा एनसीईआरटी में दिया गया है कि इनके पास एक वेल डेवलप्ड मस्कुलर फैरिंक्स प्रेजेंट होता है। क्या होता है? फैरिंक्स। यहाँ से फूड आपके अंदर जाता है फैरिंक्स से होते हुए, तो ये क्या लिखते हैं? अ वेल डेवलप्ड muscular pharynx, a well-developed muscular pharynx along with digestive system are present. इतनी चीजें क्लियर हो गई डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। 3 पॉइंट याद रखना है कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, मस्कुलर फैरिंक्स प्रेजेंट है और डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर है। क्लियर? अब आते हैं दूसरा, रेस्पिरेटरी सिस्टम।
तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसा प्लेटिहेल्मिंथस में हो रहा था, डिफ्यूजन ही बॉडी सरफेस से सारे डिमांड्स को फुलफिल कर पा रहा था, तो इसके में भी क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस। तो डिफ्यूजन प्रोसेस से ही इनका जो रेस्पिरेशन का जो भी नीड है बॉडी में वो फुलफिल हो जाता है। तो इनके पास कोई अलग से लंग्स प्रेजेंट नहीं होता या कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है। इसके बाद बात करते हैं नर्वस सिस्टम। एनसीईआरटी में आपके नर्वस सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया, तो इसको क्रॉस करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके बारे में भी नहीं लिखा गया है, तो इसको भी क्रॉस करेंगे। प्लेटिहेल्मिंथस में मैंने नर्वस सिस्टम का आपको बता दिया था कि लैडर लाइक होता है, बट एनसीईआरटी में वो चीजें नहीं है। और सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्रॉस है उसमें भी, है ना, आपको रिलेट करते जाना है। अगर आप एस्कीहेल्मिंथस पढ़ रहे हो तो प्लेटिहेल्मिंथस में क्या चीज था, एस्कीहेल्मिंथस को कंपेयर करते जाना है ना। इसके बाद आते हैं 5th नंबर, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब बताओ प्लेटिहेल्मिंथस के पास कौन सा एक्सक्रीटरी सिस्टम था, उनके लिए एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो है वो फ्लेम सेल्स कर रहा था, वो एक्सक्रीशन भी कर रहा था और ऑस्मो रेगुलेशन भी कर रहा था, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव भी कर रहा था और आयनिक बैलेंस को मेंटेन भी कर रहा था बॉडी में। लेकिन इनके पास क्या होता है, एक्सक्रीशन के लिए इनके पास एक एक्सक्रीटरी ट्यूब पाया जाता है। जब आप एक्सक्रीशन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे फर्स्ट पेज में ही दिया गया है कि एक्सक्रीटरी ट्यूब्स आर प्रेजेंट इन एस्कीहेल्मिंथस। क्लियर, तो यहीं पे आपको मेंशन करना है excretion takes place through excretory tube। प्लेटिहेल्मिंथस में किससे हो रहा था, फ्लेम सेल्स। उसका आपको याद है कैरेक्टरिस्टिक्स, हुक्स एंड सकर्स, पैरासिटिक एडेप्टेशन के लिए मैंने पढ़ाया था, है ना। टेग्यूमेंट भी प्रेजेंट होता है, उसके बाद फ्लेम सेल्स भी होते हैं प्रेजेंट। क्लियर। अब आते हैं फर्टिलाइजेशन। इनका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, तो इनका फर्टिलाइजेशन का जो मेथड है वो इंटरनल है। अब इंटरनल क्यों है इसके बात करते हैं, तो आपको ये चीजें इससे पता चलेगा, रिप्रोडक्शन से है, क्योंकि ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं, इनका जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि डायोशियस होते हैं। बाइसेक्सुअल, मोनोशियस, यूनिसेक्सुअल, डायोशियस। क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा, यूनिसेक्सुअल, दैट इज डायोशियस। तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, हमने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर अप कर लिया है। अब सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट बचता है और एग्जांपल्स बचते हैं, तो उसको भी कवर अप कराएंगे। इतनी चीजें क्लियर है, चलिए एक बार मेरे साथ रिवाइज करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या था, क्लोज योर कॉपी एंड देन स्टार्ट रिवाइजिंग। डाइजेशन के लिए इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, इनका डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर हो रहा है और इनके पास एक मस्कुलर फैरिंक्स प्रेजेंट होता है अलोंग विद डाइजेस्टिव सिस्टम। इतनी चीजें डाइजेशन के बारे में दी गई है। रेस्पिरेशन के लिए इनके पास डिफ्यूजन के प्रोसेस थ्रू पूरी प्रोसेस नीड फुलफिल हो जाती है बॉडी की। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास एक्सक्रीटरी ट्यूब प्रेजेंट होता है जिससे ये एक्सक्रीट आउट करते हैं। ना ही नर्वस सिस्टम के बारे में कुछ भी दिया गया है और ना ही सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कुछ दिया है, तो उसको मैंने आपको क्रॉस करके दिखाया गया है। फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल होता है, रिप्रोडक्शन इनका यूनिसेक्सुअल दैट इज डायोशियस होते हैं। क्लियर। अब आते हैं डेवलपमेंट में, पहले आप इसको नोट डाउन करिए फिर डेवलपमेंट कंप्लीट करते हैं। चलिए अब आते हैं डेवलपमेंट पे। डेवलपमेंट के बाद सीधा हम लोग को एग्जांपल्स पे आना है। इनका जो डेवलपमेंट है ये दोनों तरीके से हो सकता है, ये डायरेक्ट भी डेवलप कर सकते हैं और इनडायरेक्ट भी डेवलपमेंट हो सकता है। हमने प्लेटिहेल्मिंथस का डेवलपमेंट के बारे में क्या पढ़ा था, उनका डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट हो रहा था, सिर्फ लार्वा स्टेज से ही वो डेवलप कर सकते हैं ना। लेकिन इनका डेवलपमेंट कैसा है, इनका डेवलपमेंट बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं, चलिए
अच्छे से स्टडी करी, कैमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, फिजियोलॉजी पढ़ी। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर। इनके फाइलम्स में सिर्फ और सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में दी गई है, उसी को कवर करेंगे ना। फर्स्ट एग्जाम्पल इज एनक्लेस्टोमा, जिसको आप हुकवर्म बोलते हो। इसका कॉमन नेम क्या है? हुकवर्म। और अगर मैं साइंटिफिक नेम लिख रही हूँ तो उसको अंडरलाइन करना है और फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है ना। आपको याद आ रहा है नोमेनक्लेचर कैरलेस लीनियस के, उनको फॉलो करते जाना है ना। दूसरा आता है दैट इज व्यूचरेरिया, इनको फिलेरियल वर्म भी बोलते हैं। आप अगर हिंदी भाषा में बोलोगे तो हाथी पाँव हो जाना, इसको क्या बोलते हैं? फिलेरियल वर्म। इसके बाद आते हैं एस्कैरिस, इसको बोलते हैं कॉमन राउंड वर्म। क्या बोलते हैं? कॉमन राउंड वर्म। इसको आपको क्या करना है? साइंटिफिक नेम के साथ कॉमन नेम भी याद करना है, दोनों ही चीजें आती है एग्जाम में, है ना। अब बात करते हैं एस्कैरिस जो है, इसके बारे में बात करते हैं। इसका डायग्राम एनसीईआरटी में दिया गया है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। क्लियर? चलिए, ये जो कॉमन राउंड वर्म है एस्कैरिस है, आपने डिजीज का नाम सुना होगा कि यार इसको एस्कैरियसिस हो गया है, तो ये कौन कॉज करता है? ये एस्कैरिस वर्म ही कॉज करते हैं, एस्कैरियसिस। तो आप बीमारी का भी नाम लिख लो। बीमारी का नाम क्लास 12 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे, इनके कॉजेटिव एजेंट, इनके सिम्टम्स, बस आप याद करने के लिए यहाँ पे लिख सकते हो चाहो तो, है ना। अभी इसकी नीड नहीं है, ये क्लास 12 का टॉपिक है। एस्कैरियसिस इट कॉज, यानी कि जो एस्कैरिस है वो क्या कॉज करता है, कौन सा बीमारी कॉज करता है? एस्कैरियसिस एक बीमारी है ना। अब बात करते हैं मेल और फीमेल कॉमन राउंड वर्म्स के बारे में। जो एस्कैरिस है इसके बारे में बात करते हैं। ये मैंने दिखाया है फीमेल को, ये मैंने दिखाया है मेल को। अब इस सिंबल में किसी को अभी तक डाउट नहीं होगा, ये हमेशा सिंबल फीमेल के लिए डिनोट किया जाता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में जहाँ कहीं भी फीमेल डिनोशन आएगा तो वहाँ पे ये डिनोट करते हैं ना, और मेल को इस चीज से डिनोट करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो फीमेल एस्कैरिस जो है वो कैसा है, यहाँ पे एक स्ट्रेट है, इनका कर्व नहीं है। क्या लिखने के बाद में? लार्जर एंड it is straight at its posterior side। अब आपको इसमें डाउट नहीं है, डॉर्सोवेंट्रल, वंस अगेन आई एम टीचिंग यू, एंटीरियर पोस्टीरियर डॉर्सोवेंट्रल, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। देखो क्या होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर ही पोस्टीरियर ही है ना, और उसके बाद डॉर्सोवेंट्रल। समझ में आ रहा है? चीजें समझ में आ रही है ना। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस पोर्शन को बोलते हैं वेंट्रल साइड, आपके वर्टिबल कॉलम वाले पोर्शन को बोलते हैं डॉर्सल साइड। क्लियर? उसके बाद एंटीरियर, आपके हेड वाले पोर्शन को एंटीरियरली बोलते हैं, और जो जहाँ पे आपका फुट है उधर पोस्टीरियर पोर्शन बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? तो एंटीरियर, पोस्टीरियर, वेंट्रल, डॉर्सल, इतने किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि लार्जर होते हैं, जो फीमेल एस्कैरिस होती है वो लार्जर होती है और स्ट्रेट होती है पोस्टीरियर एंड पे। पोस्टीरियर एंड पे क्या होती है? स्ट्रेट होती है। लेकिन वही मेल एस्कैरिस क्या होते हैं? कर्व होते हैं पोस्टीरियर एंड पे। ये स्मॉल होते हैं, स्मॉल एंड कर्व एट इट्स पोस्टीरियर एंड। तो यहाँ तक चीजें डाउट नहीं होगी, सब कुछ क्लियर हो गया है। चलिए अब हम लोग फटाफट एनसीईआरटी को कवर अप करते हैं। क्लियर? चलिए, आपको पेज नंबर 52 निकालना है ओल्ड एनसीईआरटी का। मैं ओल्ड एनसीईआरटी से करा रहा हूँ, फाइलम एस्कीहेलमिन्थेस। क्लियर? चलिए, द बॉडी ऑफ एस्कीहेलमिन्थेस इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। मैंने फर्स्ट पॉइंट यही आपको बताया था कि एस्कीहेलमिन्थेस को राउंड वर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका बॉडी, इनका क्रॉस
द नेम राउंडवॉर्म्स। इतनी चीजें क्लियर है। दे मे बी फ्री लिविंग, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासाइट इन प्लांट्स एंड एनिमल। अब मैंने हैबिटेट में आपको लिखवा दिया है कि ये तो या एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं या फिर पैरासिटिक हो सकते हैं। और पैरासिटिक भी ये प्लांट्स पे भी हो सकते हैं और एनिमल्स पे भी हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं राउंडवॉर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से पहली बारी एस्कीहेमिथिस फाइलम से ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहली बारी किसमें दिखाई दिया था? एस्कीहेमिथिस में। प्लेटिहेमिथिस में कौन सा लेवल दिखाई दिया था? दैट इज ऑर्गन लेवल। क्लियर? चलिए उसके बाद दे हैव बायलेटरली सिमेट्रिकल डिप्लोप्लास्टिक एंड स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स। मतलब जेनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को एनसीईआरटी एक दो लाइन में ही निपटा देती है, लेकिन अगर ऐसे ही पढ़ोगे पैराग्राफ्स में तो बहुत दिक्कत आता है ना, मौत आती है इसको पढ़ने में। अब पढ़ते हैं। इनका बॉडी कैसा है? बायलेटरल सिमेट्री है। सिमेट्री कैसी है? बायलेटरल। उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक है, स्यूडोसिलोमेट्स दिखाई देते हैं। ये अकेला एक ऐसा फाइलम है एस्कीहेमिथिस का जहाँ पे स्यूडोसिलोमेट्स दिखाई देते हैं, यानी कि फॉल्स सिलोम दिखाई देते हैं, फॉल्स बॉडी कैविटी दिखाई देते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट एंड विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरेंक्स। तो आपको क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कि अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरेंक्स इज सीन इन विच फाइलम। तो आपको आंसर आना चाहिए कि एस्कीहेमिथिस में ये दिखाई देता है। सारे फाइलम्स की एक ना एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको याद करना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं। जैसे प्लेटिहेल्मिथिस में मैंने आपको बताया फ्लेम सेल्स, उससे क्वेश्चन आते हैं। हुक्स एंड सकर्स, उससे क्वेश्चन आते हैं, है ना। सिलेंट्रेटा पे आप जाओगे तो वहाँ पे नीडोब्लास्ट सेल्स जिनका काम है पूरा हाइपोस्टोम क्या है, वो सारी चीज़ों से क्वेश्चन आती है। पोरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम से क्वेश्चन आता है। टीनोफोरा में जिसको आप बोलते एग्जाम्पल्स क्या था? टीनोप्लेना, प्लूरोब्रेकिया, उसका क्वेश्चन आता है कि वो लाइट भी इमिट कर सकते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी होता है, उनके पास कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद होनी चाहिए, है ना। An excretory tube remove waste product from the body cavity through the excretory pore। यहाँ पे excretory pore दिया गया है, मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि खाने लेने का और एक्सक्रीशन के लिए अलग दो ओपनिंग्स, सेपरेट ओपनिंग्स प्रेजेंट है इन ऑर्गेनिजम्स के पास। चलिए अब आते हैं सेक्सेस आर सेपरेट, तभी तो मैंने लिखवाया कि दे आर यूनिसेक्सुअल, डायोशियस, क्योंकि सेक्सुअल सेपरेट है, मेल अलग है, फीमेल अलग है। अब ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। फीमेल्स को मैंने लॉन्गर दिखाया है मेल्स के कंपैरिजन में। ऑफन यहाँ लिखा हुआ है ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, जहाँ ऑफन आए, मे आए, मस्ट आए, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट, द यंग वंस रिसेंबल द एडल्ट और इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे डेवलपमेंट क्या हो सकता है? दोनों तरीके से हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। एक लाइन और दिया गया, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल नहीं है, इनका फर्टिलाइजेशन इंटरनली होता है। एग्जांपल्स देख सकते हो, एस्कैरियोसिस। एस्कैरियोसिस क्या होता है? डिजीज होता है, जिसको कौन कॉज करता है? एस्कैरिस कॉज करता है, जिसको आप बोलते हो राउंडवॉर्म्स। व्यूचेरेरिया, फिलेरिया वर्म एंड एनक्लाइस्टोमा, जिसको आप बोलते हो हुकवर्म। तो 3 एग्जांपल्स इसमें थे कंप्लीट, और ये डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से आपको याद होना चाहिए ये चीजें, है ना। इसके बाद मैंने आपको प्लेटिहेल्मिथिस में बोला था कि डायग्राम्स अच्छे से याद होना चाहिए। इसका एग्जांपल टीनिया, फेसिनोला एंड ड्यूरेशिया। टीनोफोरा का भी डायग्राम याद होना चाहिए। इसके एग्जांपल्स प्लूरोब्रेकिया एंड टीनोप्लेना। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइलम एनिलिडा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फाइलम एनिलिडा। आपको हेडिंग लगाना है फाइलम एनिलिडा। अब पहला क्वेश्चन तो आपके मन में यही आएगा, इस फाइलम का नाम एनिलिडा क्यों पड़ा? जैसे प्लेटिहेल्मिथिस को फ्लैटवर्म पड़ा, एस्कीहेल्मिथिस को राउंडवर्म पड़ा, तो ये एनिलिडा का नाम एनिलिडा क्यों पड़ा? एनिलिडा जो वर्ड है ये आती है एन्यूल से। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको एक चीज से समझते हैं। आप बन्याट तो देखिए हो, हमें उसका पता लगाना है कि वो पेड़ जो है कितने साल से एग्जिस्टेंस में है, कितने साल से है, तो उसको कैसे पता लगाते हैं? एनुअल रिंग्स काउंट करके, है ना, जिसको ग्रोथ रिंग भी बोलते हैं, जो लाइफ स्पैन को
सालों से ये पेड़ है उस चीज को हम लोग काउंट करते हैं, है ना। जितना ज्यादा एनुअल रिंग होगा उतना ज्यादा उसका एज होगा, उसका लाइफ स्पैन होगा, उतने दिन से वो एग्जिस्टेंस में होगा। इतनी चीजें हम लोग पता कर लेते हैं। वैसे ही आप याद रखो कि एनेलिडा एन्यूल्स जो है इसको आप कंपेयर कर दो एनुअल रिंग से। किससे कंपेयर करोगे? एनुअल रिंग से। अब इनका बॉडी देखो, इनका जो बॉडी है वो कुछ ऐसा होता है ना। यहाँ पे एक एक जो सेगमेंटेशन देख रहे हो आप, एक छोटे जैसे हमारे पास में सेगमेंटेशन होता है ना, जैसे वर्टिकल कॉलम में आप देखते हो, तो वैसे ही यहाँ पे जो सेगमेंटेशन आपको दिखाई दे रहा है, इस एक एक सेगमेंटेशन को हम लोग नाम देते हैं मेटामियर्स। क्या बोलते हैं? ईच सेगमेंटेशन, ईच सेगमेंट्स are known as मेटामियर्स। एक एक सेगमेंट को क्या बोलते हैं? मेटामियर्स। इसीलिए इस फाइलम में पहली बार मेटामेरिज्म जैसी प्रॉपर्टी दिखाई देती है, यानी कि सेगमेंटेशन दिखाई देता है। क्या हो गया? मेटामेरिज्म इसमें फर्स्ट टाइम दिखाई देता है। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई कि एनेलिडा के बारे में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़े किसको, और क्या जानते हैं जिसको हम लोग मेटामेरिज्म से समझे कि इनके पास एन्यूल्स प्रेजेंट होता है, जिसको आप सेगमेंट्स के फॉर्म में देख पाते हो। जैसे कि आप बॉडी देखोगे तो सेगमेंट्स दिख रहे हैं, इन सेगमेंट्स को बोलते हैं मेटामियर्स, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटामेरिज्म या सेगमेंटेशन। अब अगेन जैसा कि हम लोगों ने पहले से ही सारे फाइलम्स को कंप्लीट करके आए हैं, इस फाइलम को उसी पैटर्न में पढ़ना है, दैट इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको फटाफट लिखना है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जर्म लेयर, सिमेट्री, सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म बोल लो, नोटोकॉर्ड, सिलोम, बॉडी प्लान एंड लास्ट वन हैबिटेट। तो आप फटाफट से 1 मिनट का टाइम लीजिए और 7th पॉइंट तक आप इसको खुद से कंप्लीट करिए, कंप्लीट करने की कोशिश करिए, उसके बाद मेरे साथ मैच करिए इसको। आई होप आपने इसको कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब इसके आंसर्स मिलते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनका भी ऑर्गन सिस्टम होता है। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री, सेगमेंटेशन मेटामेरिज्म प्रेजेंट होता है। फर्स्ट ऐसा फाइलम हम लोग अभी पढ़ रहे हैं जिसमें मेटामेरिज्म देखा जा रहा है। क्लियर? नोटोकॉर्ड नहीं होता है। सिलोम इनके पास होता है, 2 सिलोम प्रेजेंट होता है, यानी कि यू सिलोमेट होते हैं। बॉडी प्लान का ट्यूब विद इन ट्यूब होता है। ये तो अभी लग रहा होगा जैसे कि सब पढ़ा हुआ है, बस एक बार रिवाइज हो रहा है यहाँ पे, है ना। अब हैबिटेट का बात करते हैं। तो हैबिटेट इनका भी ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? तो हैबिटेट लिखना है एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, यानी कि पानी में भी रह सकते हैं, जमीन पे भी रह सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल्स में यहाँ नहीं लिख रही हूँ, आपको लास्ट में जब कवर कराऊंगी तो वहाँ एग्जांपल्स लिखेंगे कि कौन एक्वेटिक होते हैं, कौन टेरेस्ट्रियल होते हैं। जितना एनसीईआरटी में दिया गया होगा वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल के बारे में हो गया। इसके बाद ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। अभी हम लोग एस्केलेटन्स पढ़े थे, याद है ना, उसमें भी हैबिटेट सेम ही था। एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। क्या लिखेंगे? फ्री लिविंग और पैरासाइट्स। इतनी चीजें कंप्लीट कर लो, फटाफट से कंप्लीट करिए, फिर आते हैं फिजियोलॉजी पे। आज फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आज पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। बाकी का जितना भी फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो वो कल के लेक्चर में आएगा, प्लस एग्जांपल्स एंड एनसीईआरटी। क्लियर? चलिए
तो हेडिंग लगाइए फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में फर्स्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इनका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, क्योंकि आपने अभी पढ़ा ट्यूब विद इन ट्यूब, तो उसका मतलब क्या हुआ, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज सीन प्लस दो ही कैरेक्टरिस्टिक दी गई है एनसीईआरटी में, क्लियर। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पढ़ना था, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और डाइजेशन कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर। जैसा कि हमने सारे फाइलेंस में इसी प्रकार से कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे भी यही है। रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे अर्थवर्म, इसी फाइलेंस से बिलोंग करते हैं अर्थवर्म, क्लियर। तो वो क्या करते हैं, वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि स्किन के थ्रू उनका बॉडी रेस्पायर करता है। तो सम organisms like earthworm uses skin या क्यूटिकल लिख सकते हो फॉर रेस्पायरेशन। थर्ड आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम आप मुझे बताओ, जब मैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपको पढ़ा रही थी तो वहां पे मैंने एक ट्रिक बताया था, हेन एक्ट, HEN हेन एक्ट। तो यहाँ पे जो ए था ये किस चीज को डिनोट कर रहा था, एनिलेट्स को, और ए जहाँ पे भी मैंने ये ट्रिक बताया था, ये मैंने आपको बताया था ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए। तो इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आप मुझे एक क्वेश्चन का ये आंसर बताओ कि पहली बारी सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें दिखाई दिया, पहली बारी एनिलेट्स में दिखाई दिए, वो भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। पहली बारी फ्लेम सेल्स किसके में पाया गया था, प्लेटिहेलमिन्थस में। उसके बाद एनिलेट्स में और भी कैरेक्टर्स आएंगे, नेफ्रीडिया, पैरापोडिया, ये सब चीज़ हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आपको इतनी चीज़ें को अच्छे से याद करना है, एनसीईआरटी को कई बार पढ़ना है और एग्जाम्पल्स को तो बहुत बार याद करना है लिख लिख के। तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज करें, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनिलेट्स को कंप्लीट